बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेसल नॉर्म्स, और ये भी क्यों शुरू किया गया, क्या है बेसल नॉर्म्स और इसका मतलब क्या है, तमाम सारी बातें हम इस टॉपिक में करेंगे। राइट, पढ़ने का नहीं सुनने का है ना। तो देखते हैं कि बेसल नॉर्म्स क्या होता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं व्हाट इज बेसल, तो बेसल इज द नेम ऑफ द सिटी इन स्विट्जरलैंड, जहां पर BIS की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये कह सकते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर है। तो बेसल नाम का एक शहर है स्विट्जरलैंड जहां पर BIS का हेडक्वार्टर है। जैसे आप लोगों ने सुना है कि BIS, नहीं आप लोगों ने सुना है जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वर्ल्ड बैंक, बोलो जी यस, IMF। ऐसे ही अगर मैं BIS की जब बात करता हूं तो जो BIS है, BIS ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओल्डेस्ट, जैसे ये जो अपने IMF, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये तो 1944-45 के लगभग में आए, लेकिन जो BIS है इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 17 May 1930, 1930। तो BIS का हेडक्वार्टर है बेसल में, और बेसल इज द नेम ऑफ द सिटी इन द स्विट्जरलैंड। बोलो क्लियर। BIS ने क्या किया, 1988 में एक कमिटी बनाई। BIS ने एक कमिटी बनाई इन 1988 जिसका नाम रखा BCBS। So this is called Basel Committee on Banking Supervision। तो इस कमिटी का नाम रखा बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, एंड इट वाज सेट अप इन 1988 बाय BIS। अब दोस्तों अगर हम BIS की बात करें तो जैसे हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है, RBI। तो इसमें लगभग जैसे अगर मान लो 45 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी आज की डेट में, अराउंड है ना, जितनी मेंबर कंट्रीज हो तो सभी मेंबर कंट्रीज की जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं, केंद्र बैंक, वो इसकी सदस्य होती है। तो मैं BIS को ऐसे भी बोलता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैंक ऑफ द सेंट्रल बैंक्स। तो हम BIS को कहते हैं बैंक ऑफ द सेंट्रल बैंक्स, केंद्र बैंकों की बैंक। मतलब BIS ने जो BCBS बनाया है, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इस BCBS ने कुछ नॉर्म्स बनाए, कुछ रूल्स बनाए, या उन्हें हम कहते हैं अकॉर्ड बनाए, जिसे हम कहते हैं बेसल नॉर्म्स। तो व्हाट इज बेसल नॉर्म्स? तो बेसल नॉर्म्स इस कमिटी के द्वारा बनाए गए, तो इन्हें हमने बोला बेसल नॉर्म्स। अब जरा ध्यान से इन बातों को समझेंगे आप लोग। ये बेसल नॉर्म्स क्यों बनाए? जिससे जितनी भी BIS की मेंबर कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। अगर इमेजिन करो कि अगर हमारे देश में एक साथ कभी ऐसा हो जाए कि 5-6 बैंक्स बंद हो जाएं, 2-4 बैंक भी मान लो एक साथ बंद हो जाएं, तो इट शोज व्हाट, द फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री। सो हमारे देश के इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, हमारे देश के लोग का फाइनेंशियल सिस्टम पर जो विश्वास है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर लोग अपना पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। मतलब जो बैंक्स क्राइसिस में ना आए, जिस तरीके से आपके पेरेंट्स आप लोगों के लिए रूल्स बनाते हैं कि रोज सवेरे जल्दी उठो, सुबह पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छी तरह दिमाग में जाएगा, अरे बोलो यस, रात में टाइम पर सो जाओ, ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स बनाते हैं। तो इसी तरीके से BIS ने की कमिटी BCBS ने कुछ नॉर्म्स बनाए जिन्हें हर मेंबर कंट्रीज को फॉलो करने थे, और उन नॉर्म्स को हमने कहा बेसल नॉर्म्स। जिससे क्या, पॉइंट नंबर 1, बैंक्स लॉन्ग रन तक सस्टेन रह सके। नंबर 2, बैंक प्रॉफिट में चल सके। नंबर 3, बैंक
कि कैपिटल बहुत स्ट्रेंथफुल हो। तो ऐसे तमाम सारे उद्देश्यों को लेकर एक कमेटी ने कुछ नॉर्म्स बनाए और उन्हीं को हम ग्लोबली वैश्विक रूप से कहते हैं बेसल नॉर्म्स। तो ये तो आइडिया लग गया आप लोगों को कि बेसल नॉर्म्स आर समथिंग रिलेटेड टू कि जो बैंक्स को फॉलो करने हैं जिससे बैंक्स लंबे समय तक चल पाए, लॉसेस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। तो इन सब से रिलेटेड कुछ नॉर्म्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेसल नॉर्म्स। समय समय पर अलग अलग बेसल नॉर्म्स हैं जिनके बारे में अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे। बेसल नॉर्म 1, बेसल नॉर्म 2 और राइट नाउ बेसल नॉर्म 3 आर रनिंग ग्लोबली, राइट। तो इसी के अंदर कुछ चीजें आती हैं, पहले उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, तब जाके फिर बेसल नॉर्म्स 1, 2 और 3 को हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों को सीखना पड़ेगा व्हाट कि एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। So this is called CAR. What is capital adequacy ratio? It is totally different from CRR. Don't get confused between the CRR and the CAR. दोनों अलग है, right? तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब क्या होता है? बैंक की टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। बैंक्स की टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, ये क्या है? आइए ये समझाते हैं आपको। अगर मैं बात करूं टोटल कैपिटल की, तो बैंक की दो तरीके की कैपिटल होती है, टायर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन दिस रिस्क वेटेड एसेट्स। अब यहाँ पे तीनों नए नए शब्द हैं हमारे पास कि एक नया टर्म है आप लोगों के लिए टायर 1 कैपिटल, एक टीयर 2 कैपिटल और एक रिस्क वेटेड एसेट्स। तो ये समझते हैं व्हाट इज टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल। देखो अगर मैं टायर 1 कैपिटल की बात करूं कि टीयर 1 कैपिटल क्या है, तो टीयर 1 कैपिटल बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं बताऊं, सो दिस इज बैंक्स कोर कैपिटल, और टीयर 2 कैपिटल दिस इज द सप्लीमेंट्री कैपिटल। लेकिन इन सबसे कुछ समझ में आएगा नहीं क्या मतलब हुआ, तो ऐसे समझो। देखो जैसे मैं मान लो यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ देश में, और इसके बदले मुझे HNB-GU क्या देगा? पैसा देगा। तो जो मुझे सैलरी मिली, दिस इज माय टायर 1 कैपिटल। ये मेरी कौन सी कैपिटल होगी? ये सैलरी को नहीं, ऐसे समझो कि जो भी मुझे सैलरी मिली इसका मैंने एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखा हुआ है। अरे बोलो यस। ऐसा या मान लो मेरी कोई कंपनी है, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का एक हिस्सा मैंने अपने पास रख लिया, जो मतलब मेरा खुद का पैसा है, दैट इज कॉल्ड माय टायर 1 कैपिटल। बैंक को प्रॉफिट हुआ, उसका हिस्सा बैंक ने अपने पास रखा। कुछ डिस्क्लोज रिजर्व्स हैं बैंक के, जैसे हम कहते हैं SLR वगैरह जो भी रखा हो, वो मान लो आप लोग। तो जो भी बैंक का खुद का प्रॉफिट का हिस्सा जो बैंक के पास है, सो दिस इज कॉल्ड कोर कैपिटल। जो मुख्य कैपिटल है, जो मेन कैपिटल है बैंक की, वो कौन सी है? टायर 1 कैपिटल। बोलो क्लियर? तो इन शॉर्ट जो भी डेज से मैंने पैसा कमाया, जो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मेरे लिए क्या है? टायर 1 कैपिटल है, कोर कैपिटल है। मान लो कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि मेरे घर में पैसा खत्म और मेरे घर में कोई पड़ गया बीमार, ठीक है ना एग्जाम्पल। अब बीमार पड़ गया या अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई, अब मैंने क्या किया? अपने किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से, पड़ोसियों से कुछ पैसा मांगा, तो वो क्या है? मेरी एडिशनल कैपिटल है, वो मेरी क्या है? सप्लीमेंट्री कैपिटल है। सो दिस इज कॉल्ड टायर 2 कैपिटल। बोलो क्लियर? सो व्हाट इज टायर 1 कैपिटल? जो प्रॉफिट से आ रहा है, जो बैंक का खुद का पैसा है, शेयर्स को बेच के जो पैसा आया, डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स जो है। टायर 2 कैपिटल क्या? बैंक ने बॉन्ड्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, लोन से जो पैसा बैंक लेकर आई, तो वो कौन सा है? टायर 2। बोलो क्लियर? तो बैंक की टोटल कैपिटल, चाहे खुद की हो या लोन अमाउंट से आई हो, दिस इज कॉल्ड टोटल कैपिटल। बोले तो टायर 1 प्लस टायर 2, राइट। टोटल कैपिटल का और रिस्क वेटेड एसेट्स का एक रेशियो अगर हम निकालेंगे तो आएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, ये भी तो बात है। तो दोस्तों अगर हम पहले तो ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, इसी का एक दूसरा नाम भी होता है
और इसी को हम CRAR भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। कुछ है ही नहीं है, इसी को पढ़ लो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। सो दिस इज कॉल्ड CRAR, मतलब CAR इज ऑल्सो कॉल्ड CRAR। क्या मतलब है इसका? तो आइए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं टायर 1 टायर 2 तो हमने देख लिया। हम देखते हैं ये रिस्क वेटेड एसेट्स किसे कहते हैं, ये RWA क्या है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, जरा थोड़ा समझने की कोशिश करना। कम ऑन यस। देखो दोस्तों, इस तरीके समझते हैं। मान लो एक बैंक है, तो बैंक के लोन्स बैंक के लिए क्या कहलाते हैं, एसेट्स। जो भी लोन बैंक ने दिए वो बैंक के लिए क्या कहलाते हैं, एसेट्स। सही है। अब दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है रिस्क वेटेड एसेट्स। तो देखो सपोज करो मैं एक बैंक हूं, मैंने एक कस्टमर को दे रखा है होम लोन। तो ये एक कस्टमर को मैंने दे रखा है कार लोन, और एक कस्टमर को मैंने दे रखा है सही। हाँ, मैंने ये 3 तरीके के लोन दिए सपोज, है ना। तो आप जरा होम लोन अगर मान लो वो बंदा, एक बंदा है A जिसने लिया होम लोन, एक बंदा है B जिसके पास है मेरा कार लोन, और एक बंदा है C जिसके पास है मेरा राइट। अब मुझे ये बताओ कि इन में से होम लोन की अगर बात करें तो जो होम लोन है वो बहुत सेफ है, सिक्योर है। अरे बोलो यस। जैसे सौरभ ने मेरे से होम लोन लिया और मान लो ये नहीं चुका रहा, तो मैं इसका घर जब्त कर लूंगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे बोलो यस। मैंने मान लो पंकज को दिया है कार लोन, तो अगर मैं बात करूं कि रिस्क वेटेड एसेट्स, तो मुझे होम लोन पर रिस्क है कितने परसेंट का, 0%। अरे बोलो ये सुनो कि मान लो नहीं देगा, घर खाली, तो कल को घर बढ़ेगी, घर की कीमत एप्रिशिएट होगी रादर देन डेप्रिशिएटिंग। कार लोन मैंने पंकज को दिया कार लोन, राइट। मान लो ये मेरा लोन नहीं चुका था, तो मैं इसकी कार लेकर आ जाऊंगा, लेकिन वो उस वैल्यू में तो नहीं बिकेगी जिस वैल्यू में आई थी। इसका मतलब यहाँ पर मान लो मुझे रिस्क है कितने का, टेक एन एग्जांपल 50% का मुझे यहाँ पर क्या है, रिस्क है कार लोन में। बोलो है। और अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें, इसके लोन की रिस्क की बात करें तो क्या है, 100% है। मान लो ये पूजा क्रेडिट कार्ड इसने लिया 5 लाख का, और इसने स्वैप किया और सारा पैसा इसने उड़ा दिया, और बाद में मैं इससे मांग रहा तो कहीं काय का पैसा भैया। तो दोस्तों इसका मतलब क्रेडिट कार्ड में तो रिस्क कितने परसेंट का है, 100%। बोलो क्लियर है। इसका मतलब ये सारे बैंक के लिए एसेट्स हैं, तो इसमें जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं वो हो गए 150% के। एवरीवन कितने परसेंट के, देख लो आप लोग 150%। मतलब आप निकाल लो, जैसे मान लो मैंने 3 लाख रुपए लोन दिए, तो 3 लाख रुपए में मैंने 2 लाख का होम लोन दिया, 50 लाख का मान लो मैंने क्या दिया, कार लोन, और 50 लाख के क्या दिए, क्रेडिट कार्ड। तो इसमें से 3 लाख में आधा मतलब 1.5 लाख रुपए मेरा क्या है, रिस्क वेटेड एसेट्स है। बोलो समझ में आया, कार लोन और क्रेडिट कार्ड लोन, बोलो सही है। तो दिस इज माय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब कि ऐसे एसेट्स, ऐसे लोन जहां पर बैंक को रिस्क है। तो बैंक अपनी टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा रिस्क वेटेड एसेट्स है, इन दोनों के रेशियो को हम कहेंगे क्या, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बोलो समझ में आया। तो अब जरा ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब क्या है या इसका क्या यूज है। जैसे अपन ने CRR पढ़ा था, तो उसका क्या यूज था वो देखा था, लिक्विडिटी को कम या ज्यादा करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बोलो याद आया।
इसी तरह से ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या कहता है, आप जरा सरल भाषा में समझने की कोशिश करना। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये बताता है कि बैंक के पास टोटल कैपिटल का कितना बैंक का रिस्क वेटेड एसेट्स होंगे, इन दोनों के रेशियो को हम कहेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब जरा ध्यान से सुनना कि ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये टोटल डिपॉजिट का नहीं है। सीआरआर होता था टोटल डिपॉजिट, एनडीडीएल बोलो याद आया, ये किसका है, बैंक की टोटल कैपिटल। मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं और मेरी एक बैंक है, तो अब 100 करोड़ रुपए का वो मेरे टोटल कैपिटल हो गया। 100 करोड़ रुपए का मैंने मान लो कितना रिस्क वेटेड एसेट्स में दिया, इनका जो रेशियो निकल के आएगा ये होगा मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इन शॉर्ट ऐसे समझो, अपनी टोटल कैपिटल को, इसको छोड़ो, अपनी टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा बैंक ने अपने जो एसेट्स हैं, लोन्स हैं, उनको ओवरकम करने के लिए रखा हुआ है अपने पास, तो ये बैंक का कहलाता है CAR। थोड़ा समझ में आया? तो CAR का मतलब क्या कि बैंक ने टोटल कैपिटल का कितना पैसा अपने पास, देखो अब आप लोग अगर मान लो बैंक हो तो आप लोग क्या कोशिश करोगे कि जितना भी आपके पास पैसा है सारा पैसा उठाओ और इन्वेस्ट कर दो, अरे बोलो यस। लेकिन मान लो उस इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट भी हों जो रिटर्न ना आए, तो आप अपनी टोटल कैपिटल का कुछ हिस्सा अपने पास रखो, जिससे जब आपको लॉसेस हों, जो अनफोर्सीन लॉसेस हैं, जो आपको अभी नहीं दिख रहे फ्यूचर लॉसेस हों, तो आप उन लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सको। सो दैट कैपिटल इज कॉल्ड व्हाट, द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए, बोलो यस। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्यों मेंटेन किया जाता है कि जिससे बैंक को कुछ ऐसे लॉसेस हों जिन लॉसेस को वो क्या कर सके, ओवरकम कर सके, उन लॉसेस से बैंक को ऐसा झटका ना लगे कि बैंक बंद हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब याद करो कितने परसेंट, 12% हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, बोलो पढ़ा था। इसका मतलब बैंक को अपने टोटल कैपिटल का रिस्क वेटेड एसेट्स के बराबर 12% के लगभग कुछ ऐसा रखना होगा जिससे बैंक को लॉस ओवरकम हो सके, बोलो क्लियर। तो अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों बेसल नॉर्म्स की, तो दोस्तों बेसल नॉर्म्स के बारे में सबसे पहली बात ये देखो, द बेसल अकॉर्ड रेफर्स टू एग्रीमेंट बाय द क्या है, BCBS, जो मैंने अभी बताया था, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। दोस्तों दैट प्राइमरली एड्रेस रिस्क टू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल सिस्टम, राइट। सो ये सब आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पढ़ो आप, देखो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इशूड क्या, बेसल नॉर्म्स, इसलिए इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन, बोलो ये मैंने बताया था। तो बेसल कमिटी ने BCBS ने कुछ इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए और उन्हीं को हमने बोला क्या, बेसल नॉर्म्स, या इन्हीं को बोल सकते हैं बेसल रूल्स या बोल सकते हैं बेसल अकॉर्ड। सो दिस इज कॉल्ड बेसल नॉर्म। दोस्तों टाइम टू टाइम हमारे देश में 3 अलग अलग गाइडलाइंस आ चुकी हैं जिनका हमने नाम रखा, हमने देश में क्या, ग्लोबली बेसल नॉर्म 1, बेसल नॉर्म 2 और बेसल नॉर्म 3। अगर हम लोग थोड़ी आगे चल के बात करें, इन इंडिया द डेडलाइन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल नॉर्म 3, जो इंडिया में बेसल नॉर्म 3, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि बेसल नॉर्म 3 हमारे ग्लोबली 2010 में पब्लिश हुए। 2010 में क्यों पब्लिश हुए उसके पीछे भी मैं रीजन बताऊंगा। तो जो 2010 में बेसल नॉर्म आए तो अभी तक 3 आए, लेकिन अभी तक फिलहाल अभी तक हम बेसल नॉर्म 2 को ही अपने देश में लागू कर पाए, क्योंकि देखो थोड़ा ऐसे भी समझ लो कि बेसल नॉर्म 1 से ज्यादा टफ थे बेसल नॉर्म 2 और टफ थे बेसल नॉर्म 3। तो बेसल नॉर्म लाइव है, तो इनमें से हमने जो बेसल नॉर्म 3 को पूरी तरीके से लागू करना कब तक कर दिया था हमने, पोस्टपोन, मार्च 2019 तक। हमने कहा था कि ठीक है कि हम मार्च 2019 तक बेसल नॉर्म 3 की गाइडलाइंस को पूरे इंडिया की बैंक्स को हम एप्लीकेबल कर देंगे, लेकिन फिर हम नहीं कर पाए, तो इसको हमने फिर मार्च 2020 में पुश्ड कर दिया और फिर उसके बाद आज तक कोई इस पे इंफॉर्मेशन नहीं आई, या अभी तक भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कमान ये समझ, फिर 2020 में कोविड शुरू हो गया, तो अभी तक इसमें कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्या है बेसल, जैसे कि मैंने कहा, सिटी इन द स्विट्जरलैंड, जहां पे हेडक्वार्टर है किसका, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट,
ये क्या काम करता है? प्रमोट्स कोऑपरेशन अमंग द सेंट्रल बैंक्स। बताया था आपको कि केंद्र बैंक जितने भी हैं वो उसकी मेंबर कंट्रीज होती हैं ऑल। सो एवरी 2 मंथ BIS होस्ट अ मीटिंग ऑफ गवर्नर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मेंबर्स। तो ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो यूपीएससी कई बार पूछ लेता है। यू गाइस मस्ट नो दीज पॉइंट्स एज वेल। अपार्ट ऑफ दैट अब देखते हैं कि बेसिल नॉर्म 1, 2 एंड 3 में बस मेन बातें कर लेते हैं जो हमारे काम की हैं, जो कभी कभार एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगर हम बेसिल नॉर्म 1 की बात करें तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कब पब्लिश हुए। तो कब पब्लिश हुए? 1988 में। बोलो क्लियर है? इसके बाद ये देखो, इंट्रोड्यूस द कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम कॉल्ड बेसिल कैपिटल अकॉर्ड। बस आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट। ये देखो, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना था? 8%। मतलब उस समय बैंक को अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितने परसेंट रखना था? 8%, राइट। ये फोकस किस पे था? क्रेडिट रिस्क पर। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? एक नया शब्द है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो क्रेडिट रिस्क अगर मैं एक लाइन में बोलूं, क्रेडिट रिस्क का मतलब है बैंक ने किसी को लोन दिया, क्रेडिट दिया, अब वो कितना रिस्कियर है कि आए या ना आए, तो उस रिस्क को बोलेंगे क्या? क्रेडिट रिस्क, राइट। तो बस आपको इतनी बात याद रखनी है, एंटायरली क्रेडिट रिस्क पर ही फोकस्ड था। और कितने परसेंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था? 8%, राइट। यहाँ मैंने टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल को थोड़ा डिफाइन किया है, तो आप वो भी देख लो। टायर 1 कैपिटल बैंक की क्या है? कोर कैपिटल। कहाँ से आती है? जो भी डिस्क्लोज रिजर्व्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग, जो मैंने कहा प्रॉफिट एंड ऑल से जो पैसा है वो टायर 1 कैपिटल होगा। और देखो जरा, टायर 2 कैपिटल आल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री फंडिंग है, सप्लीमेंट्री कैपिटल। और इसमें देखो क्या, अनडिस्क्लोज रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर या डेट। मैंने कहा ना कि जो भी लोन वगैरह से पैसा है वो क्या होगा? टायर 2 कैपिटल। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये 1988 में बेसिल नॉर्म 1 आए थे, जल्दी बोलो यस। लेकिन भारत ने इसको लागू किया 1999 में, क्योंकि बैंक के पास जरा सोचो 8% अगर बैंक अपनी कैपिटल का अपने पास रखेगी तो बैंक फिर इन्वेस्टमेंट बड़ा कम होगा। तो अभी बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतनी होनी चाहिए कि वो इनके नॉर्म्स को फॉलो करे। तो भले ही ग्लोबली 1988 में आए, लेकिन बेसिल नॉर्म 1 को हमने कब लागू किया? 1999 में ना। अगर हम बात करते हैं बेसिल नॉर्म 2 की, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, बस इतना याद रखना है कि बेसिल नॉर्म 1 से थोड़े और स्ट्रिंजेंट थे, थोड़े और टाइट थे, थोड़े और टफ नॉर्म्स थे जो आए बेसिल नॉर्म 2 में। अरे बोलो यस। जैसे हम लोगों का लेवल होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो सेम द लेवल इज देयर, है ना। तो अगर हम बात करें तो बेसिल नॉर्म 2 पब्लिश हुए कब? 2004 में। एवरीवन, कब पब्लिश हुए? 2004 में। और बेसिल नॉर्म 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, बेसिल नॉर्म 1 सिर्फ क्रेडिट रिस्क पर था, जल्दी बोलो यस। बेसिल नॉर्म 2 जो है उसके 3 पिलर्स हैं। अगर कभी यूपीएससी पूछता भी तो बस ये पूछता है कि इनमें से कौन कौन से 3 पिलर्स बेसिल नॉर्म 2 के हैं या नहीं है। तो पहला क्या है? लेकिन ये बात याद रखनी, जो बेसिल नॉर्म 1 में था सेम केस में है बेसिल नॉर्म 2 में। कितने परसेंट का? 8%। बोलो क्लियर है? साथ में क्या है? सुपरवाइजरी रिव्यू। सुपरवाइजरी रिव्यू का मतलब क्या है? इसके तहत जो बैंक्स हैं वो टाइम टू टाइम बैंक का सुपरविजन होना चाहिए और उनका रिव्यू होते रहना चाहिए। बोलो क्लियर? एंड इसमें देखना, जरा ध्यान समझना, उसमें मैंने कहा था कौन सी रिस्क इन्वॉल्व थी? क्रेडिट रिस्क। इसमें देखो कितने टाइप की रिस्क है? 3। एक क्रेडिट रिस्क बता दिया। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है कि आप बैंक लोन दे रही है वो कितना रिकवर होगा या नहीं। दूसरा क्या है? मार्केट रिस्क। और तीसरा क्या है? ऑपरेशनल रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब होता है कि जो मार्केट की सिचुएशन कैसी चल रही है, मतलब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, रिसेशन है, मार्केट में किस तरीके की इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। अरे बोलो यस। जैसे मान लो बैंक ने लोन दिया और अचानक से इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाए, इसका मतलब मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई, रिसेशन या डिफ्लेशन आएगा तो कम होगा, तो लोगों की कैपेबिलिटी पैसा वापस करने की क्या हो जाएगी? कम। सो दिस इज मार्केट रिस्क। क्लियर है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में कैसा है, देश की जीडीपी कैसी है, सो दिस इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब है कि जो बैंक के डे टू डे काम है
वो बैंक के कितने अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मैनेजरियल रिस्क भी हम इसको कह सकते हैं, ऑपरेशनल रिस्क। तो दोस्तों बस इतनी बात याद रखनी है, बेसल नॉर्म 1 किस पर बेस्ड था? क्रेडिट रिस्क अकेले पर, बोलो क्लियर है? क्रेडिट रिस्क। लेकिन बेसल नॉर्म 2 किस पर है? क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशनल, राइट। तो एक तो ये हो गया, दो पिलर हो गए इसके, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दूसरा सुपरवाइजरी रिव्यू, इसी में रिस्क वगैरह को मैनेज करना है, तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन, राइट। तो ये तीन तरीके के इसके वो हैं लाइक पिलर्स हैं, स्तंभ हैं। सो दीज आर कॉल्ड बेसल नॉर्म 2। थोड़ा समझ में आया बेसल नॉर्म्स क्या है? अगर हम बेसल नॉर्म 3 की बात करें तो ध्यान से सुनो, और टफ बना दिए गए बेसल नॉर्म 2 से। क्यों? देखो बीसीबीएस को लग रहा था कि भाई बिल्कुल सही चल रहा है इंटरनेशनली, लेकिन अब हम जब 2008 में आए तो हमने 2008 में यूएस का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, और उसके कारण पूरे वर्ल्ड ग्लोबल क्राइसिस भी हुआ, और इसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। याद करो उसका रीजन क्या था? I need the technical term for that. Yeah, शाबाश, excellent. सब प्राइम क्राइसिस, बोलो याद आया? तो दोस्तों जब देखा कि यार यूएस में 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आए और यूएस की बड़ी बड़ी बैंक, लेमन ब्रदर्स जैसी बैंकें बंद हो गई, तो फिर बीसीबीएस को लगा इसका मतलब जो बेसल नॉर्म 2 है वो दे नीड सम मोर रिफॉर्म। देन जाकर 2010 में इंट्रोड्यूस होते हैं क्या? बेसल नॉर्म 3। तो अभी ग्लोबली बेसल नॉर्म 3 चल रहे हैं। इंडिया में अभी हमने बेसल नॉर्म 3 को ऑलमोस्ट अप्लाई तो कर लिया है, लेकिन फुल्ली लोडेड अप्लाई हुआ है नहीं, या इसके पीछे कोई न्यूज़ अगर देखते हैं रिसेंटली कभी आती है तो लास्ट न्यूज़ वही थी, कोविड से पहले की, बेसल नॉर्म से रिलेटेड, राइट। तो लेकिन आरबीआई ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा दीज गाइडलाइंस वर पुट इन प्लेस इन रिस्पांस टू व्हाट? 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। बोलो क्लियर है? तो लगा कि बीसीबीएस को नहीं, कि देयर वाज अ नीड ऑफ फर्दर स्ट्रेंथन द सिस्टम, के सिस्टम को थोड़ा और मजबूत करना है, इसलिए कुछ और स्टीफर नॉर्म होने चाहिए, कुछ और टफर नॉर्म होने चाहिए। तो हमने बोला बेसल नॉर्म 3 ना। इसमें देखो द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है? 12.9%। लेकिन बीसीबीएस ने कहा या बेसल नॉर्म 3 कहता है सिर्फ 10.5% के लगभग, या 11% बोलता है। तो लेकिन हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमारे देश में इसको 12.9, आप मान के चलो, जो हम बार बार पढ़ रहे थे 12%। तो जब भी देखो, जब भी ऐसे, जब वो 8% कहेगा बीसीबीएस, है ना, बेसल नॉर्म 8%, तो हमारी आरबीआई हमेशा 1% एक्स्ट्रा लेके चलती है। हमारी आरबीआई कहेगी 9% करो। बोलो क्लियर? तो अब घर के लिए मेंस में के लिए एक टास्क दे रहा हूं मैं, सिर्फ सुन लो, भी लिखवा दूंगा कि एक टास्क ये है कि क्या डिस्प्यूट है इंडियन गवर्नमेंट का और आरबीआई का इन रिलेशन विद द फाइनेंशियल रेगुलेशंस लाइक बेसल नॉर्म। ध्यान से समझना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझो पहले तो आप, कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिस्प्यूट क्यों है बेसल नॉर्म्स को लेकर, राइट। दोस्तों ये था हमारा बेसल नॉर्म्स, और फिर हम आगे की बात नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।